एयरपोर्ट के बदले एयरपोर्ट और घेराव के बदले घेराव हम करेंगे। और उन्होंने सऊदी एयर स्पेस में दुनिया के जहाजों को उड़ने से रोकने के लिए कहा है। और उसके बाद 3 एयरपोर्ट बंद भी हुए हैं सऊदी अरब के। ईरान के साथ मिलकर के हूथी सऊदी अरब को टारगेट करेंगे या ईरान सिर्फ दूर से देखेगा? ये जो आक्रमण सऊदी ने एक इस्लामिक नेटो बना के किया, 34 मुस्लिम कंट्रीज को जोड़ा यमन पे हमला करने के लिए। क्या ट्रंप के दबाव में जाएगा सऊदी अरब या चीन के कहने पर ईरान वाले रास्ते पर चलेगा? ये जो बयान दिया ना, उससे तो होता है कि सऊदी ने मुस्लिम वर्ल्ड का लीडरशिप का पावी छोड़ दिया। अगर इस रास्ते पे चले, क्योंकि और कोई देश इब्राहिम अकॉर्ड में आने के लिए तैयार नहीं है। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको खबरें, ऑथेंटिक खबरें और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है ताकि आपके पास सही खबरें पहुंचे और सही नैरेटिव, सही एनालिसिस पहुंचे। आप में से बहुत लोग हैं जो हमारे चैनल को ज्वाइन करते हैं मेंबर के तौर पर। कुछ लोगों ने एक QR कोड हमने कुछ दिन पहले दिया है, उस पर अगर आप लोग हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं और मदद करना चाहें तो वो कर सकते हैं। 1 मिलियन सब्सक्राइबर के नजदीक हम पहुंच गए, बहुत जल्दी 1 मिलियन क्रॉस करेंगे। हमारी कोशिश है कि चैनल को और बेहतर किया जाए। इसमें आप लोग अगर शरीक होना चाहें तो हमारे साथ शरीक हो सकते हैं। आज एक बार फिर फिरोज मीठी बोरवाला साहब से बात हो रही है। उनकी मालूमात में गहराई और एनालिसिस बेहतरीन होता है। वो कई बार ये कह चुके हैं कि 2028 तक इजराइल का खात्मा हो सकता है। वो कई बार कह चुके हैं कि घबराया हुआ नेतन्याहू, मोसाद अमेरिका के अंदर आतंकवादी हमला करा सकते हैं। वो कई बार ये कह चुके हैं कि खुद पेंटागन से रिपोर्ट आई है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिव है, उससे खतरे बढ़ रहे हैं। उन तमाम चीजों को बहुत बारीकी से जानते हैं। उसके अलावा वेस्ट एशिया को बहुत नजदीक से देखा है, समझा है, जाते रहते हैं। जब से ये जंग शुरू हुई अक्टूबर 2023 से मुसलसल फिलिस्तीन के सिलसिले में दुनिया भर में जहां जहां कॉन्फ्रेंसेस हुई वहां गए, सबको देखा, मिले, बहुत लोगों से नेटवर्किंग बहुत अच्छी है पूरे इलाके में। आज जो हम बात करेंगे उनसे हॉर्मोज की कहानी समझने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या होता है? गैर कानूनी तरीके से जहाज गुजारो, ईरान जब उस पर रोके या हमला करे, फिर हमले कर दो, फिर उसके बाद जंग जैसी हालत। अब दोनों तरफ से ये तकरीबन तय हो चुका है, कहा जा चुका है MOU नहीं रहा अमेरिका और ईरान के साथ। बातचीत कह दिया जाता है कि बातचीत हो रही, लेकिन कोई नतीजा नजर नहीं आता। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं अब के हालात को, जिस तरह से बार बार हमले, बार बार बातचीत की बात, आखिर नतीजा क्या निकलेगा? जाएंगे किधर? क्या होगा? जी, थैंक यू अहमद भाई। पहले तो मैं एक्चुअली JD वैंस का एक बयान नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं लगातार बोलता रहा कि 2 लाइन चल रही है अमेरिकी सरकार में। एक है ट्रंप और मार्को रूबियो वाली, जो एकदम प्रो इजराइल लाइन है, और दूसरा है JD वैंस, जो कोशिश कर रहा है कि और कुछ बात हो, इजराइल लॉबी को भी टारगेट किया जाए। तो आज ही JD वैंस का एक बयान आया है। उसने कहा है कि देयर आर सम पीपल विद इन द सिस्टम इन द इजरायली गवर्नमेंट, कुछ लोग इजरायली सरकार में, we know beyond a shadow of doubt, who are manipulating and trying to change American public opinion to keep the war going on indefinitely. कुछ इजरायली सरकार में तत्व है जो बेसिकली हम विदाउट डाउट जानते हैं, कोई संदेह नहीं इस बात की, कि वो अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन चेंज करना चाहते हैं ताकि ये वॉर इनडेफिनिटली चलती रहे। ये बड़ा बयान है JD वैंस का। ओके, इसके साथ मतलब ये जो रोगन, जो सबसे बड़ा पॉडकास्टर अमेरिका, उसके वहां उसने बयान दिया है। उसके साथ वो JD वैंस थोड़ा कवर अप करने के लिए ये भी बोलता है, क्योंकि उसको दिखाना था कि ट्रंप वीक नहीं है, तो उसका बोलना कि ये वॉर तो ट्रंप कर ही लेता, क्योंकि उसको अमेरिका ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना था। पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप की ये जो ईरान वाली वॉर है, ये नेतन्याहू के ब्लैकमेल के कारण, इजराइल लॉबी के पैसे के कारण हो रहा है। मगर JD वैंस लगातार इजराइल को
अपनी औकात भी बता रहा है, ठीक है, कि तुम भाई ज्यादा चैलेंज मत करो अमेरिका को और मत बोलो ट्रम्प के विरोध में। जब हुआ था ये एमओयू की साइन, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें चल रही है। और इंटरेस्टिंग है कि जो वोटिंग हुई है अमेरिकन सेनेट में, ये इंटीग्रेशन ऑफ अमेरिकन एंड यूएस मिलिट्री, यूएस एंड इजरायली मिलिट्री, इतनी खतरनाक बात है। एक जगह पे तो नेथिया बोल रहा है मुझे आप लोग के पैसे नहीं चाहिए, हम अपना देख लेंगे, बहुत गुस्सा हो रहा है उसके लिए। $3.8 बिलियन जो आपको हमको देना नहीं चाहिए आपका पैसा। और पीछे से उन्होंने क्या कि दो कुछ नए कानून आर्टिकल्स वो लोग पास करवा रहे हैं, जिससे अमेरिकन और इजरायली मिलिट्री इंटीग्रेट हो जाएगी और इजरायली और अमेरिकन इंटेलिजेंस भी इंटीग्रेट हो जाएगा। ये कितना खतरनाक है अमेरिका के लिए। तो थॉमस मैकी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, $3.8 बिलियन में से खाली 500 मिलियन आपको मिलेगा आपके आयरन डोम के लिए, जो डिफेंस के लिए। आक्रमण के लिए आपको $3.3 बिलियन नहीं देने वाले। वहां भी 104 लोगों ने उसके रेजोल्यूशन में सपोर्ट किया थॉमस मैसी को, या 4 लोग पहले नहीं आते थे। इतना बदल रहा है इजराइल का माहौल। और भी आपको सबूत देखो कि ये जो वोट हारा इजराइल लॉबी के पक्ष में, कि 50 लोग ने वोट किया कि इंटीग्रेशन नहीं होगा, 46 लोगों ने वोट किया कि इंटीग्रेशन करो, वो प्रस्ताव इंटीग्रेशन का खारिज हो गया। ये बहुत बड़ी बात। और भी इसमें होगा प्रॉब्लम, मगर अभी ये दिख रहा है कि कांग्रेस और सेनेट पे भी नंबर भी इजराइल के खिलाफ जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उसके साथ हम लोग शुरू करेंगे जो लिंडसे ग्रैहम, मगर वो थोड़ा लेटर। अभी पॉइंट है कि ये पूरा जो मैटर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, ये जो भड़का है वापस। देखिए, आपने सही बात बोली कि वो प्रोवोक रहे, और फ्यूनरल जो हुआ अयतोल्ला अली खामेनेई का इतना बड़ा हो गया था कि उसको डाइवर्ट करने के लिए उनको वापस ये वॉर चालू करनी पड़ी है, ठीक है। और उसके साथ ये ट्रंप ने पहले तो बोला था कि ये इंटरनेशनल वाटरवे है, किसी को चार्ज करने का अधिकार नहीं है। खुद उसने बोला कि मैं 20% ऑफ द वैल्यू चार्ज करूंगा, 20% ऑफ द वैल्यू। ईरान खाली इतना बोल रहा था कि एक वाटरवे मैनेज करने के लिए जो औपचारिक बात है कि 2 to 3% चार्ज होता है, मैं इतना ही करूंगा, ओमान और हम लोग मिलकर, क्योंकि आपको मैनेज करना है। सिक्योरिटी का सवाल है, बहुत सारे सवाल है, हम आपको प्रोवाइड कर दें। एक मैकेनिज्म खड़ी करनी पड़ती है, और वो सब लोग तैयार भी थे कि हम लोग दे भी देंगे। ये भाई बोले कि मैं कंट्रोल करूंगा, मैं 20% दूंगा। स्टॉक मार्केट दुनिया का क्रैश हो गया। उसके बाद उसको आके बोलना पड़ेगा नहीं नहीं मैं नहीं करने वाला ये, मगर ये जो यहाँ के जो देश है वहां ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करने वाले अमेरिका में, भाई ये तो गुंडागर्दी है पूरी की पूरी। 20% दो, नहीं तो मेरे देश में इन्वेस्ट करो। ये जो बुरा उसका चल रहा है, तो बहुत ही कंफ्यूज है। और वो कंफ्यूजन है कि उसको पता नहीं है जंग क्यों हो रही है। हॉर्मुज खुला था, आज हॉर्मुज बंद हो गया है, ईरान ने पूरा का पूरा बंद कर दिया है, ठीक है। न्यूक्लियर डील हो चुकी थी, उसने आके खारिज की, वापस बोल रहे न्यूक्लियर डील करो। और ईरान का बोलना है वो तब तक नहीं होगा जब तक बहुत सारी जो एमओयू की बातें थी जो पहले अमल नहीं होगी, खास करके लेबनान को लेकर या गाजा को लेकर। ये तो ईरान का बड़प्पन है कि वो पहले लेबनान और गाजा का पहले सोच रहा है और बाद में सोच रहा है। तो ये तो न्यूक्लियर एग्रीमेंट तो रहने से, और अरागची जी के स्टेटमेंट पे आऊंगा, ओके। और बेसिकली जो अरागची का बहुत इंटरेस्टिंग बयान आया है, उसके एक रिपोर्टर ने पूछा, जो फॉरेन मिनिस्टर है और बहुत ही कमाल के मतलब इंटेलेक्चुअल आदमी है। तो वो पूछते रिपोर्टर, आर यू सीक्रेटली रीस्टार्टिंग योर न्यूक्लियर प्रोग्राम? आप क्या खुफिया तरीके से आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू कर रहे हो? तो अरागची जी बोलते नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं, हमारा कमिटमेंट है टू पीस। बाद में रिपोर्टर बोलते, सो विल यू अग्री टू डिमांड फॉर इंटरनेशनल इंस्पेक्शन? जो ट्रम्प डिमांड करे कि इंटरनेशनल इंस्पेक्शन हो जाए, आईए हो जाए, क्या उसके लिए आप तैयार हो? तो अरागची बोलते ऑफ कोर्स, बट ओनली इफ Iran can also inspect Israeli nuclear plant to verify whether it has nuclear weapons. हमारा करो, मगर पहले जो इजराइल का जो न्यूक्लियर प्लांट है डिमोना, पहले जाके ईरान उसको इंस्पेक्ट करेगी कि वहां न्यूक्लियर बॉम्ब है कि नहीं। और उसके बाद वो बोलते हैं, इफ इजराइल इज अलाउड टू हैव देम, ईरान डिजर्व्स टू हैव द सेम राइट्स। पहली बार अरागची जी ने ये बात बोली है। ये बहुत बड़ी बात है कि मीडिया ने ज्यादा कवर नहीं किया क्योंकि सब लोग ठंडे पड़ गए। अभी तो ये भाषा आने लगी है, ओके। तो उसके बाद वो रिपोर्टर भी चुप बैठ गए कि भाई ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, तो चुप बैठ जाओ, ओके। अभी अभी जो पॉइंट है कि जो ईरान ने जो पोजीशन लिया है, और वो एमओयू के आधार पर लिया था कि जो क्लॉज नंबर 5 एमओयू का, वो क्लियर कट है कि ईरान के सॉवरेन राइट्स है टू 60 डेज वो नहीं लेगा,
उसके बाद वो ट्रांजिट फीस वगैरह उसको लेना है तो ले, वो लिखा है। और ईरान ने एक रास्ता बना दिया था कि लाराक आइलैंड जो नॉर्थ हॉर्मुज का इलाका है वहां से आना जाना होगा, सब कुछ चल रहा था। मगर यूएस ने क्या किया, उसको अपनी दादागिरी बताने के लिए कि तुम साउथ से आओगे जो ओमान के रूट से है, ठीक है, और फिर वहां से ये टेंशन खड़ा हुआ है। ईरान ने क्लियर कट कहा है कि यहाँ अमेरिका का कोई रोल नहीं है, तुम यहाँ से निकलो। वो ईरान को अमेरिका का अपना रोल ही नहीं बनाने दे रहा है, ठीक है। चौथी बात की, उसके बाद क्या हुआ कि कतर और सऊदी के टैंकर्स आए वहां से। ये जो मैं सेरेमनी के टाइम पे बात कर रहा था, सऊदी और कतर के टैंकर्स आते हैं, वो प्रोवोकेशन था। इजराइल ईरान ने दोनों को अटैक किया, कोई मरा नहीं, अटैक किया वो टैंकर्स को, वो सबक सिखाना जरूरी था। और वहां से ये पूरी जंग शुरू होती है, ओके। और उसके बाद जब अटैक किया अमेरिका ने, तो फिर ईरान ने 6 देशों को में अटैक किया, मगर अमेरिकन बेसिस ये हम लोग ये भी बात जानते हैं। इंटरेस्टिंगली अमेरिका सदर्न ईरान में ही सदर्न कोस्टल इलाके में अटैक कर रहा है, तेहरान को मशहद बड़े शहरों में अटैक नहीं कर रहा है, ओके। तो मतलब उनका ख्वाब है कि हम लोग नीचे अटैक करके उनको डिग्रेड करेंगे और बाद में लैंड इन्वेजन करेंगे। लैंड इन्वेजन के लिए तो ईरान 25 साल से तैयारी कर रहा है, ओके। और मैं तो बोल ही रहा हूँ कि अमेरिका की ताकत ही नहीं, ना उसकी औकात है कि वो लैंड इन्वेजन करे, राइट। तो पॉइंट इज कि इसके पास कोई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव नहीं है, ना उसके पास हॉर्मोन में क्या करना है उसको पता नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा, ट्रम्प को बहुत बुरा असर होने वाला है अपने इलेक्शन में। और न्यूक्लियर डील का भी आज जो तरस रहा है, जो ओबामा ने कर लिया था, उससे ही कुछ मिलेगा। उसके साथ में आपको कुछ कमेंट करना तो करें। देखिए मैं अब तक जो मैं समझा हूं, देखिए ये जो आपने अमेरिका में बताया कि वहां जो इजरायली लॉबी है वो इलेक्शन के पैसा खर्च करती है और नेतन्याहू उसी दबाव में, और नेतन्याहू ने वही दबाव डाल करके हमला कराया ईरान पर। ये तो बड़ी अजीब बात है कि कुछ नेताओं को इलेक्शन जिताओ और मुल्क को तबाह करा दो, यानी अमेरिका तबाह हो जाए सिर्फ उन इलेक्टेड लोगों के जरिए हम अपने तरीके से फैसले कराएं और मुल्क को तबाह कर दें। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला, और ये दूसरे मुल्कों में भी तकरीबन इसी तरह का है। अगर हम अपने यहाँ भी देखेंगे तो इजराइल कनेक्टेड जो कारोबारी लोग हैं जो फंड करते हैं बीजेपी को, वो भी इसी तरह से शायद मुल्क को तबाह करने की तैयारी कर रहे हैं। अब जो ये हॉर्मुज वाला मामला है और कंफ्यूजन है ट्रंप को, तो इस कंफ्यूजन से कैसे बाहर निकला जा सकता है? हॉर्मुज पे कंट्रोल ईरान का, ईरान ने अब न्यूक्लियर मामले में भी कह दिया कि इजराइल भी इंस्पेक्शन कराए, हमारे यहाँ भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो वो जो ये अब नया रुख इख्तियार कर रहा है, एम्बोल्डन हो रहा है ईरान, इसमें तो दिन ब दिन अमेरिका को और ज्यादा नाकामियां मिलेंगी। कोई बीच का रास्ता नहीं है किसी तरह से बाहर निकलने का, या कोई समझ नहीं आ रहा है किसी तरह से कोई कुछ अमेरिका में कुछ ऐसे समझदार भी लोग हैं या नहीं जो ईरान के खिलाफ इन हमलों को ना होने दें? और क्या पेंटागन, क्या डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो फैसले को बदलवा दें और इजराइल का असर कुछ कम हो जाए वहां पर? वो अंदर राजनीतिक जंग जरूर चल रही है, क्योंकि वो वोटिंग सिस्टम में दिखा रहा है कि अभी सेनेट और कांग्रेस में जो एंटी इजराइल वोट हो रहे हैं और बड़ी लेवल पे, ये अनप्रेसिडेंटेड, ये सब कभी होता नहीं था। तो उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी हम लोग देख रहे हैं, और मिलिट्री के अंदर भी ये लड़ाई चलती होगी कि भाई इसका कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ से कुछ और तरीके से भी निकलने का प्लान करो। वो और भी शायद वक्त लगेगा, मगर क्योंकि ईरान बहुत हार्ड तरीके से इनको हिट कर रहा है, ईरान उनको 1 इंच देने के लिए तैयार नहीं। ओके, उसके साथ जो यूएई के जो 2 सुपर टैंकर आए थे वापस, यूएई का रोल बहुत डेंजरस है, सऊदी का भी रोल बहुत डेंजरस है। यूएई ने तो अपने 2 सुपर टैंकर भेजे, मोम्बासा बी एंड अल बयान करके, जिसको फिर वो पॉन करके आए थे, मतलब जो प्यादे होते हैं ऐसा करके उन्हें भेजा था, ओके, सैक्रिफाइस के लिए, और ईरान ने उसको भी टारगेट किया था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि ईरान इनको कहीं भी अमेरिका को या उनके जो ये वैसल स्टेट से कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं, कोई सॉवरेन नहीं है। क्या अमेरिकन बेस आ गया तो आपका देश गया काम से, ठीक है। तो इसलिए हमको लग रहा है कि ये कोई इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, यूएई और बहरीन वगैरह कुछ नहीं, जैसे अमेरिका बोल लोग चलते हैं, राइट। और आज तो सऊदी का और भी डेंजरस बयान आया कि मैं इब्राहिम अकॉर्ड के लिए तैयार हूँ, मगर नेतन्याहू को हटना चाहिए
और स्मोत्रिच जो वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स बना रहा है वो हटने चाहिए। मतलब अभी तक इब्राहिम अकॉर्ड को लेकर सऊदी ये बोलता था कि मैं तैयार हूँ इब्राहिम अकॉर्ड के लिए, मगर एक पैलेस्टीन स्टेट पहले बने, गाजा, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम, ये तीनों का नाम लेता था। अब वो ले नहीं रहा है। ओके, तो ये बहुत डेंजरस मामला है। यानी सऊदी अरब, अच्छा, जिसके बारे में ये जो अक्टूबर 2023 में जब ये शुरू किया था हमास ने, उस वक्त ये कहा गया था कि सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने वाला, इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने वाला था। लेकिन उसके बाद आप भी और बहुत से लोग भी ये कह रहे थे कि अब नहीं हो पाएगा, सऊदी अरब अब हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन ये जो बात अब आप बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब तैयार है अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने के लिए, अब वो फिलिस्तीन की भी मांग करनी छोड़ दी है उसने, तो क्या कोई अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है? क्या ट्रंप के दबाव में जाएगा सऊदी अरब, या चीन के कहने पर ईरान वाले रास्ते पर चलेगा? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी तब्दीली है, क्या लग रहा है? नहीं, आई थिंक ये इसी पक्ष में रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। ये सब सब बैलेंसिंग रहा है सऊदी का, क्योंकि ये जो बयान दिया ना, उससे तो होता है कि सऊदी ने मुस्लिम वर्ल्ड का लीडरशिप का ख्वाब ही छोड़ दिया। अगर इस रास्ते पे चले, क्योंकि और कोई देश इब्राहिम अकॉर्ड में आने के लिए तैयार नहीं है, ये जो भी अभी तक जो गए, तो सऊदी बहुत बड़ी सुसाइड करने वाला अगर ऐसा कुछ किया। और सऊदी ने अपने आप ही अपने हाथ वीक कर दिए है जब उन्होंने सना एयरपोर्ट पे हमला करवा दिया था। ओके, क्योंकि अलग से एक बात होगी, मगर इतना भी देखो, ईरान बहुत ही इंटरेस्टिंगली अपने कदम उठा रहा है। उन्होंने ओमान को भी मारा है, जहाँ नेवी है। ओमान तो उसका बहुत अच्छा दोस्त है, मगर वो टारगेटेड हो रहा है जहाँ भी अमेरिका की नेवल बेसिस है या एयरफोर्स बेसिस। जॉर्डन को भी टारगेट किया है, कुवैत और इसको तो कर ही रहा है, बहरीन और सऊदी सबको टारगेट किया है। पॉइंट क्या है ना, कि ईरान ने और एक बड़ा ऐलान किया है जॉर्डन के अवाम को कि जाके अमेरिकन को घेर दो। ठीक है, ये मतलब जैसे इराक में हो गया कि भाई 2020 में ही पार्लियामेंट ने कहा कि अमेरिकन बेस हटे, जो डेमोक्रेसी का वास्ते देता है वो हिलने के लिए तैयार नहीं। आज 2000 अमेरिकन सोल्जर्स है। ठीक है, तो अगर आवाम ही सड़कों पे आने लगी है देशों में कि अमेरिकन बेसिस हटे, तो फिर वो क्या मुंह बचा के रहेगा वहां। तो जॉर्डन, क्योंकि जनता मोबिलाइज होती है, तो इसलिए ईरान ने जॉर्डन को अपील किया है। उसके साथ जो पॉइंट मैंने कहा कि नेतन्याहू के लिए बहुत क्राइसिस बढ़ते जा रहा है। अभी उसने वो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हारेडी है जो मिलिट्री सर्विस में नहीं जाना चाहते। ऑपोजिशन पार्टीज का बहुत बड़ा दबाव आप जानते हो। कोर्ट का भी फैसला आया है कि उनको आर्मी में सर्विस करना चाहिए। अभी पता क्या है कि नेतन्याहू की जो 3 एलाइज है, जो हार्डकोर जूइश एक्सट्रीमिस्ट धार्मिक पार्टियां है, उनका धर्मांध पार्टी है एक्चुअली, वो उनका है नेतन्याहू की अगर तुमने ये नहीं करवाया तो हम तुम्हारे साथ अगले इलेक्शन में रहेंगे नहीं, क्योंकि हमको हमारा वोटर ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नेतन्याहू ने क्या किया कि एक वोटिंग करवा दिया अभी, जिसमें 58 to 54 उसके 58 उसके पक्ष में गिरे नेतन्याहू के इसके पक्ष में, और 54 ने विरोध किया। ठीक है, नेतन्याहू खुद भाग गया पार्लियामेंट में से, वो उससे भी खुद नहीं वोटिंग की। मगर कोर्ट ने फैसला दिया है कि ये अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को भी आर्मी में आना होगा, और ये इलेक्शन का बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें नेतन्याहू को नुकसान ही होगा। और उसके साथ साथ पार्लियामेंट में भी तो ऐसा कोई रेजोल्यूशन या कानून पास हुआ है जिसमें हरेदिम जो आर्मी में शामिल नहीं होना चाहते उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा भी तो कुछ 6-7 महीने की छूट मिलने की बात हुई है। जी जी, वो भी इसलिए बहुत बड़ा क्राइसिस पॉइंट बनते जा रहा है ये अक्टूबर के चुनाव के लिए। ओके, दूसरा है कि इंटरेस्टिंगली जो मैं अब फिरोज साहब मैं अब थोड़ा सा उसकी टीवी है नेतन्याहू की, उसने तो अपील की है कि अगर हम लोग सत्ता में ना भी रहे तो हमको फुल टाइम सिक्योरिटी चाहिए। मतलब वो देख रही कि भाई हम लोग सत्ता में नहीं रहने वाले, वो भी बता रहा था। बोलिए। ये अब मैं थोड़ा सा इस नए ताजा डेवलपमेंट की तरफ आना चाहता हूं, यमन और सऊदी अरब के बीच। उन्होंने सीधा कह दिया एयरपोर्ट के बदले एयरपोर्ट,
और घेराव के बदले घेराव हम करेंगे। और उन्होंने सऊदी एयर स्पेस में दुनिया के जहाजों को उड़ने से रोकने के लिए कहा है। और उसके बाद 3 एयरपोर्ट बंद भी हुए हैं सऊदी अरब के, जिसमें नजरान और आभा और एक और एयरपोर्ट है साउथ सऊदी अरब का। तो क्या ये क्राइसिस बहुत बढ़ने वाला है? क्या अब ईरान के साथ मिलकर के हूथी सऊदी अरब को टारगेट करेंगे या ईरान सिर्फ दूर से देखेगा? क्या होगा? ईरान कुछ भी दूर से नहीं देखता, ईरान बराबर से है और उसका होना भी जरूरी है। देखिए क्या हुआ था कि जब ये फ्यूनरल हुआ अयतोल्ला अली खामेनी का, तो एक महान एयरलाइंस का प्लेन आया था हूती लीडरशिप को पिकअप करने के लिए, तेहरान लेके जाने के लिए। ओके, और वो एयर ब्लॉकेट को तोड़ा उन्होंने, ईरान और अंसारुल्लाह मिलकर। तो पॉइंट इज कि क्यों तोड़ा? 2014 से जो जंग शुरू की, जो आक्रमण सऊदी ने एक इस्लामिक नेटो बना के किया, 34 मुस्लिम कंट्रीज को जोड़ा यमन पे हमला करने के लिए। ये 34 मुस्लिम कंट्रीज को इसलिए नहीं जोड़ा ताकि पैलेस्टाइन को आज जाके आजाद करे, ठीक है? तो वो यमन पे हमला करते हैं, सना पे, और कत्लेआम मचा के रखा था। मगर वहां के लोग बहुत ही कमाल के हैं, फाइटर्स है, और वो लड़ाई चलती रही। 2022 में बाद में मामला ऐसा हुआ कि उनको टेबल पे बैठना पड़ा, सऊदी थक गया कि भाई इनको नहीं हरा सकते, और कुछ एग्रीमेंट्स हुए। इसमें से यह था कि ये ब्लॉकेड टूटेगा, क्या वो सना का हो, होडेडा जो पोर्ट है वो भी ब्लॉकेड हटेगा, और जो यमन के $13 बिलियन सऊदी के पास पड़े वो भी उनको लौटे जाएंगे, क्योंकि लोगों को पगार नहीं दे पा रहे। 2022 से लेकर अब तक सऊदी ने कुछ भी एग्रीमेंट का अमल नहीं किया, ठीक है? हम लोग ट्रम्प के बारे में बोलते हैं, ये जो सऊदी के लीडर है उससे भी बदतर लोग हैं, या उसी लेवल के बदतर है, ठीक है? तो इस बार क्या हुआ कि जब ये महान एयरलाइन का प्लेन वापस आ रहा था, ओके, तो उस पे जो सऊदी बैक फोर्सेज है यमन के, एडन से उन्होंने अटैक किया सना एयरपोर्ट पे। तब हुतियों ने कहा भैया अभी बहुत हो गया, अभी तुम लोगों ने 4 साल से हमको धोखा दे रहे हो। उन्होंने सीधा सऊदी को बोला कि ये पैकअप करो, तुम्हारे अभी ये बेसिस नहीं चलने वाले, तुम्हारे एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट होगा, और सीज पे सीज, मतलब ब्लॉकेड होने वाला है। जो यानबो पोर्ट है जहाँ से निकलता है, सऊदी का एक पाइपलाइन है, सऊदी का एक पाइपलाइन है जो यानबो पोर्ट जाता है, बाद में रेड सी से निकलता है बाहर, ठीक है? तो बाबेल बंदर से उसको गुजरना होगा। तो ये इन्होंने, यमन ने बोला कि भाई अभी तो बाबेल बंदर भी बंद होगा। तो सऊदी के लिए इतनी बड़ी, अभी तो खाली 3 सदर्न इलाकों को बंद किया है। मतलब अगर वो रियाद और भी एयरपोर्ट, रियाद तो उनका फाइनेंशियल सेंटर है, अगर उसी पे 2-3 मिसाइल अंसार ने मार दिए तो ये पूरा ठप हो जाएगा, उनका पूरा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट निगम प्रोजेक्ट सब ठप हो जाएगा। क्योंकि क्या है ना, लाखों बच्चे मरे हैं यमन में, भूखमरी बड़ी लेवल की, मगर फिर भी ये लोग गाजा के लिए फिनिशिंग लड़ रहे हैं। और मैं बोलता रहा कि सीरिया हाथ से निकल गया, मतलब असद गए, और आज अल कायदा का जबहतुल नुसरा का चीफ बैठा है दमिश्क में, मगर यमन एक पूरा देश करके खड़ा है, एक सरकार है वहां। जो इंटरनेशनल सरकार जो मानी जाती है वो तो सऊदी में बैठी है, वहां कोई नहीं है। असली सरकार आज सना में बैठी है, असली सना ही कैपिटल यमन का, और वो ही इंटरनेशनली, मैं तो मानता हूँ कि सब लोग समझ रहे, जो भी समझ रहे कि यही है। और अभी लोग जुड़ते जा रहे हैं इनके साथ। उसमें और भी क्या हुआ था कि सऊदी और यूएई के बीच में भी कंपटीशन था, साउथ को कौन कंट्रोल करेगा। सऊदी ने यूएई को वहां से निकाल दिया है, तो अभी सऊदी वर्सेस ईरान ही चल रहा है पूरा, ओके। इसलिए सऊदी का जो बयान आया है इब्राहिम अकॉर्ड वाला, वो भी उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। मतलब ईरान से खफा है या स्टुपिडिटी है इनकी। मगर जैसे मैं बोला, अगर इब्राहिम अकॉर्ड की ये टाइम पे सऊदी बात करेगा तो लीडरशिप तो खत्म हो गई, ईरान के हाथ में पूरी लीडरशिप चली जाएगी। और तुर्की का भी ड्रामा ही चल रहा है, आज भी तुर्की से बराबर से तेल इजराइल को आ रहा है। ये लोग का दोनों का शेडो बॉक्सिंग चलता रहता है, एर्दोगान और नेतन्याहू का, ओके। वो ईरान को काउंटर करने के लिए कि असली शत्रु तुम्हारा तुर्की है, ईरान नहीं है, ओके। ईरान से खतरा कम है, तुर्की से क्या खतरा है भाई तुमको? कुछ क्या कर रहा है वहां सीरिया में भी, तुम तुर्की उसको काउंटर नहीं कर रहा है। वो तो देखिए, इजराइल का ये तरीका रहा है कि अपने जो अंदर से दोस्त हैं उन्हीं को दुश्मन के तौर पर प्रोजेक्ट करके और अपनी ताकत दिखाता रहा है। जहां से ताकत सामने से आती है वहां से कहता है इनके हथियार छीन लो, यानी वो हिजबुल्लाह के भी हथियार छीन लो, हमास के भी हथियार छीन लो, सबके हथियार छीन लो जो हमसे लड़ सकते हैं। जो हमसे नहीं लड़ सकते हम उनके साथ दुश्मन खेलेंगे
और दुनिया को अपनी ताकत दिखाएंगे, बताएंगे कि हम बहुत ताकतवर हैं। यही काम तुर्की के साथ भी वो कर रहे हैं कि जब दुश्मन है, अरे साहब अभी तो कमाल ये है दुश्मन दिखाने की कहानी, नकली दुश्मन, सीरिया को भी दुश्मन कहने लगे जहां इनका अपना आदमी बैठा हुआ है दमिश्क में। तो ये एक अजीब खेल है, जहां से लड़ने की गुंजाइश है, जहां कोई सामने टक्कर ले सकता है, उसके हथियार छीन लो और नकली दुश्मन खड़े करो और पूरी दुनिया में अपनी ताकत का बखान करते रहो अपने ही मीडिया के जरिए। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा होता है? नहीं, ऐसा ही तमाशा चल रहा है ये लोग का, क्योंकि तुर्की नेटो का पार्ट है, अभी अमेरिका उसका F-35 भी दे रहा है। आई थिंक इजराइल ऑल्सो डजंट माइंड, ये सब चल रहा है। एनीवे, उसे मैं ज्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आता हूँ। जी जी। तो लिंडसे ग्रैहम जो मर गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेनेटर मरे। ये बहुत ही खतरनाक किस्म के इंसान थे, बेहुदा किस्म के आदमी थे, और ये तो सीधा का सीधा बोलते थे कि हिरोशिमा नागासाकी अमेरिका ने किया वो सही किया, और अभी इजराइल का भी हक बनता है कि वो गाजा पे हिरोशिमा नागासाकी करे। ठीक है, वैसे गाजा पे 15 हिरोशिमा नागासाकी हो चुके हैं, क्योंकि 2 लाख टन बम डाल चुका है। ओके, तो ऑलरेडी वो बार बार हिरोशिमा नागासाकी हो चुके हैं। अभी इसका रहस्य ये है, क्योंकि देखिए अमेरिकन सेनेट में जैसे मैंने पहले बताया कि 100 मेंबर होते हैं, 54 रिपब्लिकन है और 53 रिपब्लिकन है और 47 है डेमोक्रेट्स के साथ, 6 का अंतर है। अभी ये 6 में भी 4 को क्रॉस वोटिंग करते हैं, तो अभी आ गई 2 पे बात। अभी ये 2 के भी प्रॉब्लम हो गया, लिंडसे ग्रैहम गुजर गया है और मिच मैकोनेल जो भी बीमार है या मर गए, मेरा तो मानना है कि मर गए, डिक्लेयर नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी सीट केंटकी से आती है और केंटकी में थॉमस मैसी रहते हैं। ठीक है, और अगर थॉमस मैसी ने दावा किया और वो खड़े हो गए तो रिपब्लिकन की सीट जाएगी, वो वोट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक तो वो बहुत बड़ा मसला, मिड टर्म के बड़ा मसला बन चुका है सेनेट को लेकर। भाई लिंडसे ग्रैहम हमारे इंपॉर्टेंट क्यों है, वो एकदम इजरायली फर्स्टर था कि इजराइल मतलब साउथ कैरोलिना में अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, फ्लड आ जाए, मगर मेरा यहाँ का स्टेट का पैसा मेरा जाना चाहिए इजराइल, पहले इजराइल का देखो। दूसरा था कि यहाँ 400 कॉन्ट्रैक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चालू है जो हथियार बनाती है, तो पूरा वॉर लॉबी का भी पैसा है इसके, इसलिए ये 24 साल से सेनेटर है। ये बार बार चुनकर आता है। और लिंडसे ग्रैहम ने ही एक बार जब ये जंग शुरू हुई थी रूस और यूक्रेन की, तो उसमें कहा था कि उसको व्लादिमीर पुतिन को कत्ल कर दो, यानी वो पुतिन के कत्ल की भी बात करता था। ये इस किस्म के लोग पाले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनके पीछे भी एक पूरी लॉबी होती है जो काम लेती है। एकदम जूइश लॉबी का बंदा था ये। अभी इसका रहस्य देखो कि बोला गया इसको हार्ट अटैक हुआ, अगर थोड़ा हम लोग टाइमलाइन देख ले, और लैरी जॉनसन जो CIA के फॉर्मर है उन्होंने बताया। देखो ये गुजर जाने की रिपोर्ट आती है सैटरडे को, 11 जुलाई को। ये 10 जुलाई फ्राइडे को ये जाती है कीव। अभी आपको यूक्रेन कीव जाना है तो आप डायरेक्टली फ्लाई नहीं कर सकते, आपको पोलैंड वॉर्सो जाना है। वॉर्सो से आपको ट्रेन पकड़नी है, जो 10-12 घंटे की एक ट्रेन ओवरनाइट होती है, फिर आपको जाना है कीव। कीव में आप गए, प्रेस मीट की, आपकी ड्रोन फैक्ट्री में गए, उसके बाद आप निकल कर आते और आप बोलते कि 11 जुलाई को वो वापस वॉशिंगटन DC में आते हैं, और 8:30 बजे एक 911 वाला कॉल होता है, 911 वाला कॉल, और उसमें पता चलता है कि वो चेस्ट पेन है, और बाद में 9:30 को डिक्लेयर होता है कि भाई ये मर गए। ये हो ही नहीं सकता है कि ये वहां जाए आए सब जो 10 और 11 जुलाई में। तो ये आइदर ये किसी ने इसको पॉइजन कर दिया है, अभी रशिया ने किया है कि खुद ट्रम्प ने किया, मुझे पता नहीं। ओके, क्योंकि ट्रम्प भी ज्यादा परेशान नहीं है इसके मन, क्योंकि ये जो लोग थे ये पूरे एंटी ट्रम्प थे, ट्रम्प को बहुत गाली देते थे। जैसे ट्रम्प आया पूरी की पूरी इजराइल लॉबी ने भाई ट्रम्प के पीछे लग जाओ। ओके, तो वो एक किस्म का आदमी था, और उसकी स्टेटमेंट बहुत भयंकर। मैंने बताया हिरोशिमा नागासाकी कर लो गाजा में, ठीक है। ओके, और उसके साथ यूक्रेन को लेकर भी उसकी जो लाइन क्लियर थी, जैसे आपने कहा कि पुतिन को मार डालो, उसके साथ उसका ये बोलना था कि यूक्रेन वहां का पंजाब है, एक्चुअली उसकी बहुत फर्टाइल रहती है। यूक्रेन को ले लो, वहां का रेड पैनल को ले लो, और जो पैसा इस्तेमाल हुआ है रशियंस को मारने के लिए, मनी वेल स्पेंट, मनी वेल स्पेंट। हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है वो बहुत अच्छा ट्रम्प को रिटर्न मिला है।
ऐसी मैडलिन ऑलब्राइट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी बिल क्लिंटन के सरकार में, जब उसको पूछा कि 5 लाख बच्चे मरे इराक में सैंक्शंस के कारण, 90s की बात कर रहा हूँ, हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये मतलब इट इज ओके, जो हुआ सो ओके, वो होना जरूरी था, उस किस्म के बात थी। ओके, नाउ ये सो, और उसका और एक प्रॉब्लम था, आपको बता दो, एक तो उसको 43 करोड़ रुपए मिले थे एपैक लॉबी से, जो नॉन फिगर है, वो तो ऑफिशियली आपको वेबसाइट पे दिखेगा, ट्रैक एपैक वाले में। दूसरा प्रॉब्लम ये था, जो जॉर्ज गैलो की वीडियो में आया है, ये बंदा गे था, वैसे बहुत एंटी गे बात करता था, मगर खुद गे था, और अभी 3 मेल प्रोस्टिट्यूट्स का बयान आया कि हम तो इसके साथ हमारा रिश्ता चलता था। तो बराबर से इसराइल के पास वो भी सब उसकी वीडियो होगी, जिसके कारण ये पागल कुत्ता के जैसे भौंकता रहता था इसराइल के फेवर में। और चाहे वो गद्दाफी की बात हो, उसे गड्ढा हटाने की बात की, सीरिया में बर्बादी की, वहां आईसिस और अल-कायदा को सपोर्ट करने की खुलकर बात करता था। ओके, आज एक और फोटो है, मतलब ये अल बगदादी और जोलानी का एक पुराना फोटो आया है, मोहम्मद मरांडी जी ने लगाया कि देखो आईसिस, अल-कायदा और जबल नुसरा सब साथ में बैठे थे। आज जबल नुसरा आज सीरिया के इंचार्ज, और कोई भी लिबरल डेमोक्रेसी, ना मैक्रोन को प्रॉब्लम है, ना कीर स्टार्मर को प्रॉब्लम है, ना ट्रम्प को प्रॉब्लम है, सब जाके हाथ में ला रहे हो उसके साथ। ठीक है, तो ये तो हालत है ये। और इसका था कि ब्लो ईरान ऑफ द मैप, मतलब जितना ये ईरान को पूरी मतलब ईरान को पूरी तरह से तबाह कराना चाहता था, ईरान को पूरी तरह से तबाह कराना चाहता था। फिरोज साहब, हमारे पास अब थोड़ा सा वक्त कम रह गया है। मैं ये चाहता हूं कि आप ओवरऑल जो सिनेरियो इस वक्त है, जिस तरह की अनसर्टेन लीडरशिप, अनसर्टेन फैसला, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर यहाँ के फैसलों का असर पड़ रहा है, अब आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है, क्या है? थोड़ा सा आप ओवरव्यू अगर हमें बता दें तो मुझे लगता है कि दर्शकों को थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना, क्योंकि बहुत सी ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे कंफ्यूजन होता है। जी, नहीं, पॉइंट देखिए क्या है कि पहले हम लोग ये तो समझ लें कि ईरान बहुत क्लियर है अपनी रणनीति में, वो बातचीत के लिए तैयार है और अपने आप को डिफेंड करने के लिए तैयार है और इनको हराने के लिए तैयार है। इनफैक्ट जब एमओयू साइन हुआ तो अयतुल्लाह अली मुस्तफा खमेनी ने ये कहा कि मैं पूरी इससे सहमत नहीं हूं, मगर आपको आगे बढ़ना है तो बढ़िए। तो ये दिखता है कि सुप्रीम लीडर ने इनको मौका भी दिया कि बातचीत से आप आगे बढ़ो, और ईमानदारी से कोशिश हुई। जो एमओयू साइन हुआ वो तो बहुत ही कमाल का एमओयू था, पूरे ईरान के पक्ष में था। ओके, तो ये तो अमेरिका की हार एमओयू साइन के टाइम पे उन्होंने देख ली थी, ठीक है, मगर उसके बाद कुछ हुआ अमेरिका के अंदर और इजराइल लॉबी के अंदर कि वापस ट्रंप को काम पे लगा दिया उन्होंने। ओके, मगर ट्रंप क्या कर रहा है उसको पता नहीं। हॉर्मुज़ खुला था, आज बंद हो गया है, न्यूक्लियर डील थी, न्यूक्लियर डील अभी है नहीं, तो तुम करना क्या चाहते हो, उनको पता नहीं है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे कि जो अटैक्स अभी हो रहे हैं वो साउथ कोस्टल बेल्ट पे हो रहे हैं, चाबार पे भी हुआ है, दूसरे शहरों पे भी हो रहा है, उनको वो डिग्रेड करना है, और वो उनको कुछ पावे कि वहां कुछ खरग आइलैंड वगैरह ले ले, कुछ दिखाने के लिए। ये होने वाला नहीं है। अगर उन्होंने ग्राउंड ट्रूप्स उतारे तो फिर तो बहुत बर्बादी होने वाली है अमेरिका की, और ईरान उसके लिए एकदम खहरा है कि ऐसा तुम कदम उठाओ। ओके, उसके साथ में रहे बोलना है कि ये ईरान ने पहले भी बोल दिया था कि इस जंग को तुम लोग मिड टर्म तक खींच लेंगे, एमओयू होने के पहले अगर आपको खींच लेंगे ना, बिल्कुल, तुम लोग मिड टर्म तक खींच, ठीक है। तो अभी ये खींच रही है, अभी जुलाई लगभग खत्म हो गया है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और 3-4 महीने का मामला है जिसमें लोग देखेंगे। 27 अक्टूबर को नेतन्याहू चुनाव है इजराइल में, तो वो तो अभी भड़काएगा और ट्रंप इसको थोड़ा ठंडे करने की कोशिश करेगा। ओके, मगर मेरा मानना है कि इसका रिजल्ट हम लोग देखेंगे कि अक्टूबर के चुनाव में नेतन्याहू हारेगा, नंबर 1। नवंबर के चुनाव में ट्रंप और वीक हो जाएगा, उसका सेनेट और कांग्रेस का मेजोरिटी निकल जाएगा, और फिर कुछ अक्ल आएगी, और भी अक्ल आएगी अमेरिका में कि भाई ये इजराइल लॉबी को पूरा का पूरा भी काउंटर करके निकालो, और अगले 2 साल में 2028 के चुनाव तक हम लोग ये सब देखने वाले। तो एक साइड पे देखेंगे कि ईरान अपनी ताकत बता देगा, दूसरी साइड पे इजराइल वीक होगा, ट्रंप लॉबी वीक होगी, और जो एंटी इजराइल लॉबी है वो अमेरिका में और भी मजबूत होगी। ओके, तो ये सब होना है अगले 2-2.5 साल में, जो पूरी प्रोसेस चल रही। मगर अक्टूबर नवंबर के बाद जब ये इलेक्शन होंगे तो दिसंबर जनवरी में हम लोग कोई मूवमेंट उसके तरफ देखेंगे, ठीक है। और लेबनान की बात कर लूं कि लेबनान में भी जो पूरा अभी जोसेफ आउन जाने वाले हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलने, और वहां जो अग्रीमेंट हुई है
लेबनीज आर्मी मूव इन होगी, वो ऐसे इलाके में आ रही है जहाँ इजराइल है ही नहीं, तो इजराइल तो निकल नहीं रहा है कहीं से, और वो अग्रीमेंट में रीलोकेशन की बात है, विड्रॉल की बात ही नहीं है। ओके, तो ये जो बिट्रेल लेबनीज सरकार करी उसको भी बहुत, तुम जाके फोटो निकालते रहो वॉशिंगटन में या अभी जो रोम में जो मीटिंग हुई उसका कुछ होना नहीं है। ऑलराइट, तो यमन स्ट्रांग है, अंसारुल्लाह ने तो चुनौती दे दी अभी ये सबको। ईरान तो ताकत ही ताकत, क्योंकि ईरान तो ठोकी रहा है इनको। अगर तुम ये हॉर्मोज के रास्ते से जहां से मैंने मना किया तुम आओगे तो तुम मार खाने वाले हो, ये बहुत, और वो कर रहा है, सबको कर रहा है। और हिजबुल्लाह अभी भी अपनी ताकत से खड़ा है, गाजा में हमास अभी भी खड़ा है, और इराक में वो सितंबर 30 का ख्वाब देकर कि वहां के मिलिशियास को डिसआर्म करे, वो भी नहीं होने वाला। अब उसके भी प्राइम मिनिस्टर अली जैदी को बुला लिया था, ठीक है। तो ये सब लोग एक्चुअली ये एक्स ऑफ रेजिस्टेंस की हम लोग ताकत बढ़ती जा रहे हैं कि ट्रंप को सबको बुलाना पड़ता है कि मिलो, आपको मिलो, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अगले इजराइल और अमेरिका की इलेक्शंस की बात चीज और भी स्पष्ट होगी और हमारे फेवर में होगी। जी, अमेरिका और इजराइल में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें एक तरह से जो ईरान है, जो ईरान का नजरिया है, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, वो जीतेंगे। असल में नतीजा ये आएगा और उसके बाद जो सूरत हाल बनेगी तब शायद रियलिज्म आए इजराइल में और अमेरिका में, और फिलिस्तीन की बात कुछ मानी जाए, ईरान की ताकत को एक्सेप्ट कर लिया जाए। अगर नहीं करेंगे तो नुकसान इसी तरह से बढ़ता रहेगा। कोई खास बात आखिर में? जी जी, आखिर में इतना ही कहूंगा कि जोरान ममदानी ने जो इलेक्शन जीता एंटी इजराइल एजेंडा पे, वो शायद पहला व्यक्ति था जिसने करके बता दिया। आज जोरान ममदानी टॉप लीडर्स में है, ओबामा, बर्नी सैंडर्स और जोरान ममदानी। ये एक मेयर, एक नेशनल इंटरनेशनल फिगर बन गया है। बिल्कुल। और एक रिपोर्ट आई कि जोरान ममदानी अमेरिकन जूस में ज्यादा पॉपुलर है नेतन्याहू से, ठीक है। आज जोरान ममदानी की जो पॉलिटिक्स है पूरे डेमोक्रेटिक पार्टी में फैल चुकी है, ओके, और डर है जोरान से। तो एंटी इजराइल एजेंडा पे आप इलेक्शन भी नहीं जी सकते के कर सकते थे, मगर जोरान ने एक इंडियन ओरिजिन के अपने साथी ने वो आज कर बताया। रो खन्ना वेस्ट बैंक में गए थे, चैलेंज किया उन्होंने वेस्ट बैंक में आईडीएफ को, उसको वहां से निकाल दिया, ओके, मगर आज रो खन्ना बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं अमेरिका में, और जोरान ममदानी दो इंडियन ओरिजिन के हमारे जो लीडर्स है बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भारत के इंडियन ओरिजिन के हैं वो वहां की सियासत में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इस तब्दीली में लगता है बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मिथुबरवाला साहब। आप जब भी आपसे बात करते हैं बहुत सी नई चीजें हमें समझने को मिलती हैं। हमारे दर्शक आपको काफी पसंद करते हैं। मैं अपने नाजरीन से दर्शकों से कहूंगा, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।